अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग छठे रोज में दाखिल हो चुकी है। आज के दिन भी दोनों साइड से एक दूसरे पर शदीद बमबारी की गई, जिसमें दोनों साइड्स का शदीद नुकसान भी हुआ, इकोनॉमिकली भी, और कैजुअलिटीज की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई है, जबकि ईरान ये दावा कर रहा है कि इस जंग के अंदर 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी भी हलाक हो चुके हैं। बहरहाल इस जंग का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, दुनिया पर और खित्ते पर किस किस्म के असरात मुरतब करेगी, क्या अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा और क्या मीनवाइल ईरान सस्टेन कर पाएगा, और चीन की सालिसी की कोशिश क्या कोई रंग ला पाएगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब वंस अगेन आज के दिन भी वही हुआ जो पिछले 5 दिन से जारी है। दोनों साइड से एक दूसरे को अटैक किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल जारियत कर रहे हैं, ईरान भी उसका जवाब दे रहा है, अपने पांव पर खड़ा है अब तक। बुखारी साहब, क्या इसी तरह से सिचुएशन अगले कितनी देर तक जारी रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर जो चीन की तरफ से सालिसी की पेशकश की गई है, क्या ये सालिसी कोई बर्फ पिघला सकेगी, कोई आग को कम कर सकेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम अपने प्रोग्राम में इब्तिदा से ही कहते आ रहे हैं, जब से ये जंग शुरू हुई है, कि जंग का तवील होना अमेरिका और इसराइल के हक में नहीं है, ईरान के हक में है। इसलिए कि ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ईरान का इलाका बहुत बड़ा है, ईरान में कैपेसिटी है टू सस्टेन, एंड बियॉन्ड दैट दे हैव द कैपेसिटी टू गेन शहादत। ये वो जज्बा है जिसको कभी शिकस्त हुई नहीं है आज तक, चाहे आप करबला की सरजमीन से शुरू हो जाए, चाहे आप उसके बाद की मुसलमानों की जंगें जो है मसीहों से थी, चाहे जिससे भी थी, वो सारी जो है उसके नतीजे आपके सामने हैं। हम इसको 3 एस्पेक्ट से आज कोशिश करेंगे इसका अहाता करने की। एक तो ये कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी लोगों के कमेंट जो हैं। इन 3 तरीके से हम इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये आपने कहा कि छठा रोज़ है, इसका मतलब ये कि अमेरिका को अब तक $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है, क्योंकि हर रोज़ $1 बिलियन खर्च आ रहा है अपनी फौजों को सिर्फ इस खित्ते में रखने पर। ये फिगर्स मेरे नहीं हैं, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत का खात्मा करने के लिए ईरान पर हमले जारी रहेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि वो कहते हैं कि ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है या बन जाता है वो मारा जाता है। ये मेरे नज़दीक ट्रंप का अमेरिकन हुकूमत की पॉलिसियों के तहत एक इकबाली बयान है कि जिस भी ईरानियन लीडर को हमने यानी जिसको भी गैर तबई तरीके से हलाक किया गया है, उस हर हलाकत के पीछे हम थे। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक तरह से इकबाली बयान है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना करता तो ईरान हम पर हमला कर देता। इससे बड़ा बकवास, इससे बड़ा झूठ का पलंदा, इससे बड़ी थर्ड रेट बात जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुनी नहीं है कि एक ऐसी चीज़ जिसका वजूद ही ना हो उस पर बेस करके आप इंसानी जानों से खिलवाड़ करने के लिए निकल पड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेंटागन ने क्या कहा? पेंटागन ने कहा कि दूर दूर तक कोई शायबा नहीं मिला हमें कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ट्रंप ने एक और बात कही है कि जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो ये बुरी चीज़ है। मैं तारीख़ी एतबार से सबूत के साथ ये कहता हूँ कि अगर एटमी हथियार कभी किसी पागल के हाथ में रहे हैं तो वो अमेरिका था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उसकी मिसालें हैं जहाँ 4 लाख के करीब लोग एक दिन में हलाक कर दिए गए थे। तो पागल तो आप हैं, आपके हाथों में एटॉमिक हथियार जो है वो गैर महफूज है, और आप बार बार धमकियां भी देने लगे हैं अब। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बयानात जिनका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो और जिसकी बरअक्स आपका अपना कंडक्ट हो, वो देने से ज़रा गुरेज करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। व्हाइट हाउस कहता है कि ईरान फ़िलहाल अपनी ज़मीनी ट्रूप्स जो है वो वहाँ दाखिल करना नहीं चाहता ईरान में। मेरे ख्याल से दिस इज़ द ओनली सेन स्टेटमेंट दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम द अमेरिकन्स, बिकॉज दे शुड नो कि ईरान ने अकेला तनहा होते हुए आपकी फ़िज़ाइया और नेवी को नाक के चने चबवाए हुए हैं। अभी तक आप ये जंग जीते नहीं हैं। जी बुखारी साहब, इसके शायद ऑडियो के अंदर कोई इशू आ रहा है। अब आप बात कर रहे थे, सॉरी अपनी बात। वैसे भी अच्छा हुआ मुझे कि उसकी आवाज़ सुनने का ज़्यादा शौक भी नहीं है, क्योंकि वो जो आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, जो अपनी कौम से भी खिलवाड़ कर रहा हो और दूसरी कौमों से भी खिलवाड़ कर रहा हो, उसकी आवाज़ सुनने की मुझे कोई ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं है। यानी आगे चलते हैं जी। देखिए जनाब, वो मैं कि अगर आपने ये गलती कर ली कि अपने
लैंड ट्रूप्स आपने भेज दिए, जिसको फुट सोल्जर कहते हैं, तो आपकी क्या गत बनेगी उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। इसलिए कि जिस जज्बे के साथ पासदारान और बसीज लड़ते हैं वो आपने अभी चखा ही नहीं है जी। वो आप अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो वो शायद आपको बताते कि खुर्रम शहर जिसका रिकैप्चर जो है वो मैंने लाइव एक कर्नल की यूनिफॉर्म में कवर करके मुस्लिम की 8-8 कॉलम की हेडलाइनों में वो सारी रिपोर्ट्स मेरी छपी थी, वो मैंने जज्बा देखा है। हल्की सी एक मिसाल देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। खुर्रम शहर पर कब्जा कर लिया था इराकियों ने जी जी, और जो वो पहाड़ी से नीचे था वैली में, और उस पूरी पहाड़ी को उन्होंने लैंड माइन कर दिया था ताकि कोई ईरानी जुर्रत ही ना करे नीचे आने की। तो जब पासदारान ने ये फैसला किया कि ये तो हमें अपना इलाका वापस लेना है, तो उन्हें बताया गया कि जी ये पूरे का पूरा इलाका लैंड माइन हुआ है, तो इसमें से तो गुजर ही मुमकिन नहीं है। तो वहाँ का जो कमांडर था उसने कहा आई एम सेंडिंग यू माई कमांडोज। तो 120 लोग आए थे। 120 लोगों ने वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर्स थे और जो फोर्सेस थी दीगर, उनसे कहा कि नाउ वी आर वॉकिंग थ्रू दीज लैंड माइन्स, आप हमारे पीछे पीछे आते जाएं। कैन यू इमेजिन दैट सीन दैट दे जस्ट अल्लाह अकबर के नारे लगा के दे केप्ट वॉकिंग, माइंड्स फटती रहीं, वो चलते रहे, आखिरी बंदे तक रास्ता बन गया और 4 घंटे में खुर्रम शहर कैप्चर हो गया था। ये हिस्टोरिक बात मैं बता रहा हूँ, जो चाहे मुझे इसके ऊपर चैलेंज कर सकता है। इस जज्बे के साथ ये अमेरिकी ट्रूप्स लड़ेंगे जिनकी चीखें आप देख नहीं रही हैं फेसबुक के ऊपर क्या निकल रही हैं। किसी को अम्मा याद आ रही है, किसी को बेगम याद आ रही है, किसी को गर्लफ्रेंड याद आ रही है, और मार रहे हैं चीखें, यहाँ तक आंसू हैं उनके। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीनी ट्रूप्स भेजने की अमेरिका धमकी ज़रूर देगा लेकिन गलती कभी नहीं करेगा, बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव टू फेस। जी, अगर सब उसके बगैर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रजीम चेंज करना, फिर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देना, बैलिस्टिक मिसाइल्स का खात्मा कर देना, और फिर हमेशा के लिए, ये पॉसिबल भी हो पाएगा? देखिए, बड़ हाँकने में तो कुछ नहीं लगता है। खुद इकबाल करते हैं ट्रंप के 47 साल से हम लगे हुए हैं, सैंक्शन रजीम्स क्या, 10 साल गल्फ वॉर क्या नहीं किया उन्होंने। 2 दफ़ा वहाँ मुजाहरे कराने की कोशिश की गई, कुछ हुआ, तो अभी भी ये ख्वाब उनका शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अली लारीजानी ने एक मरतबा फिर उनसे कहा है कि ईरानी हमलों में हमने 500 से ऊपर लोग आपके मार दिए हैं, और ये अमेरिकी फ़ौजों की जो हलाकत है, इसके ऊपर आपने कोई एक लफ्ज़ सुना कि अमेरिका के किसी कंसर्न बंदे ने कहा हो कि ये झूठ है? जी, देखे ना, अगर किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है तो फिर तो उसकी डिनाइल तो आनी चाहिए ना, खासतौर से जब वॉर हो रही हो। जी, उनके जर्नलिस्ट तो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि हम इसको डाउन प्ले करें? गूम किस्म के जवाब दिए जा रहे हैं, अभी तक किसी ने इसकी तरदीद नहीं की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू की मुज़हका खेज हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को इस नाजायज़ जंग में झोंक दिया है। लुक एट द स्टेटमेंट, ये लारीजानी कह रहे हैं जी। और वो कहते हैं कि नए ईरानी जो मिसाइल, उसका नाम है समथिंग लाइक खैर मशर, समथिंग खैर मशर 4, इन मिसाइलों ने तल अवीव और तल अवीव के इर्द गिर्द के इलाकों में जो तबाही मचाई है, उसके ऊपर सेनेट के इन कैमरा सेशंस हो रहे हैं, जहां अमेरिकी कंसर्न मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यह तस्लीम किया है कि इस शाहिद मिसाइल का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, ना ये रडार में पकड़ा जा रहा है, ना ये इंटरसेप्टर्स के काबू आ रहा है, और इसके ऊपर वो बैठ के मातम कर रहे हैं, यानी स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं कि इससे कैसे डील किया जाए। और अभी ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो हमने अपने असल मिलिट्री एसेट्स इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। हाँ जी, अभी तो वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान का ये दावा है कि अभी हमने अपने ट्रू मिलिट्री ऑप्शंस जो हम कर सकते हैं वो किए ही नहीं है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा था बुखारी साहब कि ईरान का ये दावा है कि अगर रजीम चेंज की दोबारा से कोशिश की गई तो ईरान इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को हदफ बनाएगा। ये तो मतलब देखें, मैंने अब आपको कहा है, प्रोग्राम तबाह करेगा। मैंने आपसे क्या कहा, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। जब मुझे पता होगा कि ये मेरी सलामती के लिए ख़तरा है तो मैं किसी की सलामती छोड़ूंगा नहीं जो मेरी सलामती को ख़तरे से दो चार करेगा। तो ये तो राइट ऑफ डिफेंस जो है, इसी को तो कहते हैं कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो अपने डिफेंस में मुझे आपको मारने का लीगल राइट है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ईरान के सदर पुज़ेशकियान, जो मसूद पुज़ेशकियान जो है, उनके बारे में पहले तो ये दावा किया गया था अमेरिकी और इसराइलियों की तरफ से कि जी वो हलाक हो गए हैं और ये हो गए हैं। उनका एक बयान है कि खलीज के जो ममालिक हैं, हम चाहते हैं कि वो इस जंग का हिस्सा बनने की बजाय
सफारतकारी के ज़रिए हमारे साथ बैठ के मसले का हल कर लें। वो ये कहते हैं कि हमारा कोई हदफ वो ममालिक नहीं है, ना वहाँ की लीडरशिप है। हम वहाँ पर सिर्फ अमरीकी एहसासों को हिट भी कर रहे हैं और हिट करते भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हमारे पास अपने दिफा के लिए और कोई चारा नहीं था। इसराइल और अमेरिका पूरी कुव्वत के साथ हम पर चढ़ दौड़े हैं अगर, तो हमारे पास इसके सिवा क्या रास्ता है कि हम उनके जो असासे करबो जवार में हैं पहले उनको तो तबाह कर लें। और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन एक से ज़्यादा दफ़ा दी है कि हाउ इट इज़ ए राइट ऑफ ए डिफेंसिव नेशन टू अटैक दीज थिंग। ये भी हो गया जी। आगे चलें जनाब। अमेरिका ने एक बहरी जहाज़ जो है ईरान का वो डुबो दिया है, आपको पता है, जो हिंदुस्तान ने मशकों के लिए इनवाइट किया हुआ। बुखारी साहब, भारत तो इत्तेहादी था ईरान का, बड़ी देर से इनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस थी, तो फिर ईरानी कौम अब उसकी कीमत चुका रही है ना। ईरानी कौम को पहले भी पता चल गया था जब जंग हुई थी जून की, क्योंकि उसमें भी जो जासूसी कर रहे थे लोग उनमें अफगानी भी थे और सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तानी थे, जो वहाँ पर मकामी फैक्ट्रियों में ड्रोन बना के ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और इसराइल की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये चीज़ें अब खुल गई हैं। चाबहार में वो ईरान की मदद करने के लिए नहीं आए थे, वो चीन के और हमारे सरों के ऊपर सवार होने आए थे। वो कहते हैं ना कि आप जिसके लिए जितनी मर्जी नेगेटिव सोच रखें, लेकिन अल्लाह जो ऊपर बैठा हुआ है वो वसीले बनाता है। वो जंग अगर जून की नहीं होती, अगर हिंदुस्तानियों का किरदार नुमाया नहीं होता, तो चाबहार से जिस तरह निकाला गया है भारतीयों को, वो तो आपके सामने है ना। 4 करोड़ डॉलर, 4 अरब डॉलर के पता नहीं कितने, 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो समझे हवा में उड़ गई है। एनीवे, तो ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। वो कहते हैं कि इस जहाज़ को जो आपने निशाना बनाया है, आप इसके ऊपर पछताएंगे, हम आपको इसके ऊपर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये प्रोवोकेशन की एक और नई यानी सिमत है कि आप अगर दूसरे मुल्क में खड़े हुए जहाज़ को भी डुबोएंगे तो फिर हमारे पास भी ये सारे चॉइसेस हैं। जी बुखारी साहब, अभी फिलहाल सिचुएशन तो हॉट हुई हुई है, हर तरफ से जो है वो हम यही सुन रहे हैं कि अटैक हो रहा है, ईरान भी दीगर ममालिक के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान के ऊपर भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चीन का किरदार पर हम रोज़ बात करते थे कि वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। अब चीन ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि वो अपने नुमाइंदा खसूसी को भेजेंगे मशरिक़ वस्ता में, और वहाँ पर खित्ते में जो लोग मतलब दीगर ममालिक हैं और ईरान के दरमियान सालिसी करवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इससे कुछ बन पाएगा, एटलीस्ट अगर अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं, एटलीस्ट खित्ते के ममालिक और ईरान में सालिसी करवा? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन और रूस अब तक इस जंग का हिस्सा नहीं बने हैं, जो कि लोगों की बहुत तवक्को थी कि अगर इतना एग्रेसिव हो जाएगा अमेरिका और नेतन्याहू तो यकीनी तौर पर रशिया और चाइना इसमें आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस एक एतबार से तो अच्छा है कि अभी तक वो नहीं आए हैं, तो ईरान ने नाकों चने चबवाए हुए हैं इनको। अगर वो आगे तो क्या होगा, ये बात की बात है। एनीवे, देखिए एक बात याद रखें, जब इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जंग जिसको कहते हैं आप, और जो इतनी यानी फैल चुकी हो जंग, जिस तरह की ईरानियन लीडरशिप ने कहा था कि अगर हम पर अटैक होगा तो फिर ये पूरा खित्ता जो है ये आग की लपेट में आएगा। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो और कोई मुल्क, चाइना जैसा मुल्क जो सुपर पावर है, वो ये ऐलान करे कि मैं अपना एलची भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर से बात हो चुकी है। देखिए ना, अगर आपने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मेरा एलची क्या करेगा, मैं क्यों भेजूंगा उसको? तो मुझे ये लगता है कि बैकडोर चैनल कह लीजिए आप इसको, या खित्ते की सूरत हाल का तकाजा कह लीजिए आपको। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चाइना ने जब तक स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया है, ये ऐलान वहाँ से नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भी बेलिंग आउट चाहिए, नेतन्याहू भी अपने जख्म चाट रहे हैं मौसूफ, और इस खित्ते में कोई जंग को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए सालिसी बहुत ज़रूरी है। जी बुखारी साहब, लेकिन क्या चीन सालिसी इन अरब ममालिक और ईरान के दरमियान करवाएगा, या वसी पैमाने पर अमेरिका, इसराइल और ईरान? पहली कोशिश वो ये करेगा कि ये जंग जो है इट शुड कम टू ए हॉल्ट। लेकिन अगर अमेरिका अपनी ताकत के नशे में और नेतन्याहू अपनी मुस्लिम दुश्मनी के नशे में नहीं सुनेंगे, तो वो कम से कम ईरान और खलीजी रियासतों के बीच जो जंग छिड़ने के इम्कानात हैं, जो रिटेलिएट करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से इस कोशिश में उसके साथ सबसे पहले रशिया होगा, क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का भी जो स्टेटमेंट था और रशिया के एक और आला अहलकार का जो स्टेटमेंट भी है, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस जंग को खलीजी रियासत और ईरान के बीच
मजीद जो है वो हवा नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल साजिश कर रहे हैं ईरान को अटैक करने की और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि खलीजी ममालिक को इन्वॉल्व किया जाए। बुखारी साहब, बल्कि इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल की गई है कि अमेरिका और नेतन्याहू चाह रहे हैं कि घसीटा जाए अरब रियासतों को इसके बीच में। बुखारी साहब, अभी जिस तरह से मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए और फिर ईरान ने इस बात की तरदीद की कि तुर्की की तरफ उन्होंने कोई हमला नहीं किया, फिर ये भी बात की कि कतर में कॉल करके उनको बताया कि हमने सिर्फ जो है उनकी अमेरिकी इंटरेस्ट को हिट किया है, अगर कोई सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया तो हमने नहीं किया। इसी तरह से बरतानवी एयर उसके ऊपर बेस के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी भी इस बात उन्होंने भी तरदीद की कि ईरानी ओरिजिनेटेड नहीं था वो। तो बुखारी साहब, ये क्या मोसाद के एजेंट्स ये जानबूझ के फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं? नॉट ओनली मोसाद के एजेंट, ये अमेरिका कोशिश कर रहा है। ये जो कार्रवाई है जो यानी जो ऑयल की इंस्टॉलेशन हैं सऊदी अरेबिया की उस पर हमला, कतर की जो गैस की एस्टेब्लिशमेंट जो सेटलमेंट्स हैं उस पर हमला, और फिर ये जो कब्रस के ऊपर और बरतानिया के अड्डे पर हमले किए गए हैं, ये ईरान कैटेगोरिकली स्टेट कर चुका है कि ये हमने नहीं किए हैं। मीनिंग देयर बाई अमेरिका ऐसे काम कर रहा है जिससे खलीज की रियासतें प्रवोक होकर ईरान के गले पड़ जाए। लेकिन चूंकि मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स ने कन्फेस किया है कि हम मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्बिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे और पूरा एक नेटवर्क था, तो मेरे ख्याल से खलीजी रियासतों को भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि हमें किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। बुखारी साहब, क्या खलीजी ममालिकों को इस बात का इदराक होगा कि अमेरिका हैज फेल्ड टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी गारंटीज, क्योंकि ये ममालिक रिलाई करते थे अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए, और अमेरिकी नुमाइंदे हो या विटकॉफ हो या वो ये मार्को रूबियो, वो सिर्फ कॉल कर रहे हैं उनको। देखिए ये मिथ ब्रेक हो गई है, जो गलतफहमी थी खलीजी रियासतों को वो दूर हो गई है जी। उनको पता चल गया जिस तरीके से वहाँ से अमेरिकी भागे हैं इमारात से जहाज़ों में और हेलीकॉप्टरों में बैठ के वो सीन काश हम दिखा सकते, वो अबेंडन कर गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुल्क को भी और वहाँ की हुकूमत को भी। यही हाल सऊदी अरेबिया से भी होगा, इसलिए कि वहाँ के सफारतखाने पर ईरानी हमले हो चुके हैं, लिहाजा ये वहाँ से भी भागेंगे। इस वक्त $5-5 लाख की टिकट मिल रही है वहाँ से निकलने के लिए। आपके सामने आप देख लें एयरपोर्टों के ऊपर क्या हाल है। और ये जो अमीर लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उनके, ये भी भागेंगे वहाँ से मुल्क छोड़ के, इसलिए कि जब पैसा इस कदर आ जाए तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। ये एक फिनोमिनल सेइंग है, बल्कि प्रोवर्बियल सेइंग है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। इज देयर एनी चांस कि ये अरब ममालिक मुत्तहिद हों अगेंस्ट इसराइल और अमेरिका? क्योंकि हम जितनी भी स्टेटमेंट्स देख लें, चाहे वो किसी भी अमेरिकी अहदेदार की हों, इसराइली अहदेदार की हों, वो कैटेगोरिकली ये बात करते हैं कि उनके इस्लामोफोबिक माइंडसेट्स हैं जिनसे ये बात पता चलती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बाद ये ममालिक भी टारगेट तो होंगे। क्या इज देयर एनी चांस कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस टाइम पर मुत्तहिद हो जाए? एक ही सूरत इसकी मुझे दिखाई देती है, वो ये कि चाइना ने जो एलची भेजने का ऐलान किया है और रशिया जो ख्वाहिश रखता है कि इस खित्ते में कम से कम ईरान और खलीजी रियासतों के बीच कोई जंग नहीं होनी चाहिए, और अगर इसमें पाकिस्तान शामिल हो जाता है जिसके इन तमाम रियासतों के साथ भी बहुत आला ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से अगर मशरिक़ वुस्ता की जंगों यानी रियासतों को इस जंग के हौलनाकियों से बचाना है तो ये तीन मुल्क मिल के, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान, अगर कोशिशें करें तो ये जो बात आप कह रही हैं इसका इम्कान मौजूद है। और बुखारी साहब, जिस तरह से ईरान सफारतकारी कर रहा है, जिस तरह से इन ममालिक को बार बार कॉल की जा रही है, चाहे वो इराक़ची हों चाहे सदर मसूद पेज़ेश्कियान खुद हों, वो कॉल्स करके बता रहे हैं रिपीटेडली कि हमने ये अटैक्स नहीं किए, तो ये सफारतकारी कितना अहम रोल प्ले कर सकती है इसमें? देखिए, जंगों को ख़त्म करने का तरीका सिवाय सफारतकारी के और कोई रास्ता नहीं है। चाहे इसको ख़त्म करना हो जंग को, चाहे इसको कर्टेल करना हो जी। सफारतकारी, जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे कोई मसला हल नहीं हो सकता, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। और इसी सफारतकारी को अब अवॉइड कर रहा है अमेरिका और नेतन्याहू दोनों, क्योंकि फंसेंगे ना वहाँ आके, क्योंकि ना उनके पास कोई जवाब था हमला करने का, ना उनको कोई ऐसी अचीवमेंट हुई है कि वो कहें देखें जनाब हमने क्या कर दिया। बंदे मारना तो कोई अचीवमेंट नहीं है। बंदे तो अगर ईरानियों ने फैसला किया कि बंदे मारने हैं तो अमेरिका के और इजराइल के बंदे कहाँ कहाँ मरेंगे आप तसव्वुर भी नहीं। बुखारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से सऊदी अरब की तरफ आज भी 3 क्रूज मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, आपको नहीं लगता कि सऊदी अरब को अटैक करना जो है वो, क्योंकि बाकी मुस्लिम उम्मत के जो सेंटीमेंट्स हैं टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और ईरान भी बहुत अच्छे से जानता है, तो कीपिंग सऊदी अरेबिया आउट ऑफ इट वुड बेनिफिट ईरान? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली मेरा ख्याल से ये ईरान वाजे कर चुका है कि हमारी ना सिर्फ ये कि कोई दुश्मनी नहीं है,
खलीज की तमाम रियासतों से, सऊदी अरब से तो उनके अभी हाल ही में बहुत करीबी ताल्लुकात हुए थे, कर्टसी चाइना, आपको याद है? वो तो एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि लग रहा था कि बस ये तो मोहब्बत और दोस्ती जो है वो आगे बढ़े ही बढ़ेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां जहां अमेरिकन बैठे हैं वहां वहां ईरान के पास कोई चारा नहीं है सिवाय उनको हिट करने के, क्योंकि कोई भी अमेरिकी कहीं भी बैठा ईरान के लिए दुआएं तो नहीं कर रहा ना कि अल्लाह ताला इनको अजमत अनायत फरमाए। जहां जहां अमेरिकन बैठा हुआ है वो साजिश कर रहा है ईरान के खिलाफ, देयरफॉर दे नीड टू बी हिट। मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब को ये यकीनी बनाना चाहिए कि आप सिवाय अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के और किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। दैट इज वन वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।